तो दोस्तों पर्वत निर्माण सिद्धांत में होम्स का चौथा सिद्धांत है। इसके पहले मैं डेली का बताया हूँ। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। आर्थर होम्स ने अपने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1928 और 1929 में किया है। उन्नीस और 1929 ईस्वी में भूपटल की आकृति की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए किया है। तो 1928 और 1929 में इनकी संकल्पना आई थी। जो भूपटल की आकृति की उत्पत्ति की समस्याओं के मतलब पर्वत के निर्माण की समस्याओं का निराकरण करने के लिए इनकी सिद्धांत आया था, संवहन तरंग सिद्धांत। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 मंडलों में विभक्त किया। जो पृथ्वी के अंदर संरचना हुआ है उसको 2 मंडलों में उन्होंने बांट दिया है। ऊपरी मंडल को क्रस्ट तथा निचले मंडल को अधस्तल नाम दिया है, या कह सकते हैं सीमा। क्रस्ट की रचना सियाल तथा अधस्तर की रचना सीमा से हुई है। तो सिलिका सियाल एल्युमिनियम, ठीक है। सीमा इसमें सिलिका और मैग्नीशियम। तो सियाल महासागरों के नीचे नहीं पाई जाती है। क्रस्ट जो महासागरों के नीचे नहीं पाई जाती है, ठीक है। संवहनी तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो की सक्रियता पदार्थों पर आधारित होती है। मतलब जो चट्टान में है जो चट्टानों में रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर ये संवहनी तरंगें चलती हैं। ये होम्स का कहना है। यद्यपि पृथ्वी के ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, परंतु क्यों ये पाए जाते हैं? क्योंकि आग्नेय चट्टान से बना है या सियाल से बना है, इसमें रेडियो तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, परंतु तापमान अधिक नहीं हो पाता है। यहाँ तापमान ऊपरी सतह पर नहीं हो पाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ को चलने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऊपरी सतह से परिचालन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का लगातार क्षय होता रहता है। परिचालन या विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास हो रहा है ऊपरी सतह पर, क्रस्ट पर। इसके विपरीत अधस्तर अर्थात सीमा में रेडियो सक्रिय पदार्थ कम होते हैं, परंतु उनसे उत्पन्न ताप का संचय होता रहता है। मतलब रेडियो एक्टिव को लिए क्या चाहिए? तापमान चाहिए, ऊष्मा चाहिए, चाहे कम हो या बेसी वहाँ पर तत्व हो, अगर तापमान पाकर चलेगा ही चलेगा। जिस कारण तापमान अधिक हो जाता है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में संवहन तरंगें उत्पन्न होकर ऊपर की तरफ चलने लगती है। देखिए वहाँ रेडियो सीमा में रेडियो तत्व कम पाए जाते हैं, तापमान ज़्यादा होने के कारण ये संवहन तरंगें ऊपर की ओर चलने लगती है। चुंबकीय तत्व ऊपर की ओर जो चुंबकीय तत्व हैं एक्टिव जाते हैं, जिसके कारण जो यह तत्व होते हैं संवहन तरंग के रूप ले लेते हैं और ये ऊपर की ओर चलने लगते हैं। पृथ्वी को पपड़ी के नीचे पहुंचने पर इनको 2 स्थितियां होती हैं। जो पृथ्वी की पपड़ी होती है, क्रस्ट होती है, इसके नीचे जब ये आते हैं तो इनके दो रूप में होते हैं ये। पहला, जिस स्थान पर 2 संवहन तरंग अलग होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रभावित होते हैं, वहाँ पर फैलाव या अपसरण, कोष्ठक में अपसरण होने से तनाव को शक्ति पैदा होती है। मतलब यहाँ जब विपरीत समझाते हैं तो वहाँ तनाव पैदा होता है, जिस कारण स्थल भाग 2 खंडों में विभक्त होकर विपरीत दिशा में हट जाते हैं। पहला में ये बता रहे हैं, तथा बीच वाले खुले भाग में सागर का निर्माण हो जाता है। इस तरह महाद्वीपीय प्रवाह होता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि पहला में ये होता है कि जब जो पहला स्थान होता है वहाँ 2 विपरीत दिशाओं में तरंगें चलती हैं, जिसके कारण फैलाव होता है विपरीत दिशा में और तनाव की शक्ति पैदा होती है, जिस कारण स्थल भाग 2 खंडों में टूट जाता है। जब 2 खंड में टूट जाता है तो 2 दिशाओं में हट जाता है। अब बीच वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर सागर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो मान लीजिए 2 है विपरीत दिशा में काम करो तो बीच वाले पर सागर का निर्माण हो गया। इस तरह उन्होंने बताया कि पहला जो विभक्त किया, पहला जो स्थिति बताया, पहले 2 स्थितियों में पहला स्थिति कारण ये बताया कि महाद्वीपीय प्रवाह इस आधार पर होता है। अब दूसरा जो बता रहे हैं, जिस स्थान पर 2 केंद्रों से ऊपर उठने वाले जो स्थान होता है वहाँ पर जिस स्थान से, ठीक है, 2 केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहनी तरंगें
पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचकर मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाह होकर एक दूसरे से मिलती हैं। मतलब एक दूसरे के अभिसरण होती है। अपसरण मतलब होता है तनाव, अभिसरण मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, तो अभिसरण के कारण दबाव को शक्ति उत्पन्न होती है। तो अभिसरण जब होता है तो वहाँ पर दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है। परिणाम से धरातल में अवतलन ठीक होने से भूसन्नति का निर्माण होता है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जब आमने सामने आती हैं तो वहाँ पर अवतलन होता है। ठीक है, शक्ति जो होती है दबाव की शक्ति होता है, तो अवतलन होने के कारण उसमें अवतलन का मतलब होता है धसाव होने लगता है। ठीक है, आमने सामने जो दो अभी शक्तियाँ क्षैतिज दिशा में मुड़ कर एक दूसरे के आमने सामने लड़ती हैं। ठीक है, मिलती हैं, ऐसे ऐसे आकर मिल जाती है, उसे अभिसरण होता है। अभिसरण कहते हैं। ऐसे अभिसरण के कारण शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, एक दूसरे से लड़ेंगी तो शक्ति उत्पन्न होगा। ऐसा शक्ति उत्पन्न के होने के कारण परिणामस्वरूप होता है क्या कि धरातल में अवतरण मतलब भूसन्नति का निर्माण होता है। ये दूसरा जो इन्होंने ये स्थितियाँ बताया है। ठीक है, इस तरह संवहनी तरंगों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, उठते स्तंभ की तरंग तथा गिरते स्तंभ की तरंग। ठीक है, तो उठते एवं गिरते ये दो रखे हैं। तो यहाँ फिगर से मैं जो ये बताएं अभी दो ये बता देता हूँ। देखिए एक जो यहाँ जा रहा है विपरीत दिशा में, ठीक है, ये महाद्वीप है। ठीक है, ये विपरीत दिशा में ये जा रहा है। तो ये जब जा रहा है तो ये विपरीत जब दिशा में जाएगा तो यहाँ पर अगर महाद्वीप है, ये एक प्लेट है, अगर संबंधित तरंग चल रही है तो इसमें तनाव जब पड़ेगा तो विपरीत दिशा में टूट जाएगा, जिसके कारण ये बीच में सागर का निर्माण हो गया, दोनों तैरने लगेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है भूपटल के नीचे अवरोही तथा अवरोही संबंध तरंगों का प्रवेश और स्थल का खुलना तथा सागर का निर्माण है। ये वाला वो स्थल भागों का बंद होना तथा पर्वत का निर्माण है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कि ये इससे जो है मतलब होता क्या है कि ये जो गति ये बता रहा है, ये जो दिशा बता रहा है, ये संरचनात्मक प्लेट होता है, जिसके कारण दो विपरीत दिशा में तनाव पड़ता है, जहाँ चटकन पड़ जाती है, और यहाँ बीच में चटकन जहाँ पड़ती है बीच वाले हिस्से में, इनके अनुसार होम्स के अनुसार यहाँ पर सागर का निर्माण, दो महाद्वीप लगते हैं तैरने। ठीक है, प्रवाह करने। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कि स्थल का खुलना तथा सागर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ बता रहे हैं कि एक दूसरे के सामने आकर जब लड़ती हैं तो संपीड़न होता है, जिसके कारण होता क्या है, जो आरोही क्रम की तरंग होती है, जब एक दूसरे के सामने आकर लड़ती हैं तो स्थल भागों का बंद होना, मतलब स्थल भाग आकर जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर जब एक दूसरे के आमने सामने आकर लड़ती हैं तो पर्वत का निर्माण होता है, ये बता रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा है। ठीक है, तो इनके अनुसार अब देखिए महाद्वीपीय तथा महासागरों दोनों के नीचे संवहन तरंग की उत्पत्ति होती है। मतलब महासागर और महाद्वीप दोनों के नीचे, परंतु महाद्वीपों के नीचे से उठने वाली संवहनी तरंग अधिक वेगवती होती है। मतलब जो महाद्वीप के नीचे होते हैं उसमें वेग बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि महाद्वीपीय चट्टाने में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थ उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ से तरंग बहुत तेज चलती है। संवहनी तरंगों की उत्पत्ति कई केंद्रों से होती है तथा ये उत्पत्ति केंद्र बदलते रहते हैं। ठीक है, संवहनी तरंग के महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे से उठने वाले आरोही संवहन तरंगें जो आरोही होती हैं, ये देखिए ये आरोही हैं, ये वाली जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, जब जलमग्न तट के नीचे मिलकर नीचे मुड़ती है तो संपीड़न का इस भाग का अवतलन होता है। ठीक है, मतलब धंसाव होता है। जब संपीड़न का इस भाग, ये जब जल के नीचे मिलते हैं जलमग्न तट के, तो नीचे मिलकर नीचे मुड़ती हैं, तो जब नीचे मुड़ती हैं तो संपीड़न कारण, मान लीजिए ऐसे हुआ, ऐसे मोड़ी नीचे जा रही है, तो इस कारण अवतरण मतलब धंसाव होता है तथा भूसन्नति का निर्माण होता है। इस तरह भूसन्नति की स्थिति गिरते स्तंभ के ऊपर या आरोही तरंगों के ऊपर होता है। इस तरह गिरते स्तंभ के ऊपर तथा आरोही तरंगों के ऊपर होता है। अवरोही तरंगों के ये गिरते स्तंभ के ऊपर, तो यहाँ पर भूसन्नति का निर्माण होगा। जब ये आएंगे लड़ेंगे, संपीड़न का निर्माण होगा। अब ये कह रहे हैं जब संपीड़न
जब ये जलमान तट के नीचे मिलकर नीचे मुड़ती हैं तो संपीड़न के कारण इस भाग का अवतलन होता है। मतलब संपीड़न के कारण ये जो भाग है धंस जाते हैं, जिसके कारण भूसन्नति का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं अवरोही तरंगों से ऊपर होती है। अब अवरोही तरंगों महाद्वीपों तथा महासागरों तली के नीचे के कुछ भागों को उच्च तापमान के कारण पिघलाकर उन्हें भूसन्नति में जमा करने लगती है। अब कह रहे हैं ये होम्स, जो अवरोही तरंग होती है महाद्वीप तथा महासागरों की तली जो तली होती है उनके नीचे के कुछ भाग जो होते हैं, ठीक है, को उच्च तापमान के कारण पिघलाकर उन्हें भूसन्नति में जमा करने लगती हैं। इस तरह महाद्वीपीय परत पतली होने लगती है। ठीक है, ये जमा करने के कारण पिघलाकर लगातार संपीड़न तल तल छठे निक्षेप के कारण भूसन्नति में क्रमशः निरंतर मतलब लगातार धंसाव होता रहता है। संवहनी तरंगों की क्रिया चक्रीय होती है, मतलब वो खत्म नहीं होती है तथा इसी के दौरान भूसन्नति का निर्माण, पर्वत की उत्पत्ति तथा इसका उत्थान होता है। इस दौरान संवहनी तरंगों की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, प्रथम अवस्था, इस अवस्था का समय सबसे लंबा होता है, जिसके अंतर्गत 2 केंद्रों से आने वाली संवहनी तरंगें मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसन्नति का निर्माण होती है। प्रथम अवस्था होम्स महोदय बता रहे हैं। इस अवस्था में तरंगें क्रमशः वेगवती होती हैं। भूसन्नति में तल छठीय जमा होता रहता है तथा भूसन्नति की तली निरंतर धंसती जाती है। इस तरह पदार्थों का जब नीचे की ओर अधिक गहराई तक अवतलन होता है, तो धंसाव होता है, तो ऊपर से दबाव एवं पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण ये पदार्थ तप्त होने लगते हैं। फलस्वरूप उनका घनत्व बढ़ता है तथा पुनः धंसाव होता है। इस तरह कुछ ताप रूपांतरण के समय खर्च हो जाता है, जिससे ताप अधिक संचयन नहीं हो पाता है। द्वितीय, संवहनी तरंग की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, परंतु यह अवस्था कम समय तक रहती है। इस अवस्था में तरंगों के सर्वाधिक वेगवती होने का एकमात्र कारण गिरते स्तंभ में शीतल पदार्थों का अवतरण, मतलब शीतल पदार्थों का धंसाव तथा उड़ते स्तंभ में तप्त पदार्थों का प्रभावित होना है। ठीक है, जो उठते स्तंभ होते हैं। महाद्वीपों तथा महासागरों की ओर से आने वाली तरंगें तीव्र गति से मिलकर नीचे मुड़ती हैं, जिससे भूसन्नति की मलबा में क्षैतिज संपीड़न पड़ता है। फलस्वरूप भूसन्नति का मलबा खींचकर वलित हो जाता है तथा पर्वत निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तृतीय अवस्था में, अंतिम अवस्था में संवहनी तरंगों का क्रमशः क्षीण होने लगता है। इसका प्रमुख कारण गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थों का अंत तथा उठते स्तंभ में शीतल पदार्थों का उठना है। धीरे धीरे समस्त उठता स्तंभ शीतल हो जाता है, जिस कारण संवहन तरंगों का समापन हो जाता है। उनकी समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जिसके कई परिणाम होते हैं। पहला निक्षेपण के समाप्त हो जाने से गिरते स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, जिस कारण गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं तब पर्वतों में उत्थान प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है, दबाव के कम हो जाने से भारी पदार्थ जो नीचे दब गए थे अब ऊपर उठने लगते हैं, जिससे पर्वत में पुनः उत्थान होने लगता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की अवस्थाएं, भूसन्नति अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था तथा विकास की अवस्था का भली प्रकार स्पष्टीकरण हो जाता है। ग्रिग्स महोदय ने प्रयोग द्वारा होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत द्वारा पर्वत निर्माण की सत्यता को प्रमाणित किया है। अब आलोचना बताने के बाद से मैं चलता हूँ, फिगर द्वारा बता देता हूँ पर्वत निर्माण कैसे हो रहा है। जे.ई. स्टीयर्स ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया कि ये सिद्धांत दिलचस्प है, परंतु ऐसे कारकों पर आधारित है जिनके विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। इस सिद्धांत में निम्न दोष पाए जाते हैं। उठते तथा गिरते स्तंभ की धारणा संदेहास्पद है। दूसरा, संवहन तरंग पृथ्वी के अंदर ताप, गुणवत्ता तथा रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित है, जिनके विषय में जानकारी कम है। तीसरा, क्रस्ट के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह भी एक संदेहास्पद तथ्य है। रूपांतरण दबाव, भारी पदार्थ का नीचे की ओर धंसाव एक भ्रामक समस्या है। पांचवा, इस सिद्धांत के अनुसार संवहन तरंगों का अभिप्राय महाद्वीपों के नीचे कुछ सीमित केंद्रों पर ही होगा।
यदि इन तीनों तरंगों का उत्पत्ति के लिए आवश्यकता प्राप्त होती है, यदि इन तीनों तरंगों की उत्पत्ति के लिए आवश्यकता प्राप्त होती है तो तरंगों की आविर्भाव प्रत्येक स्थान पर क्यों नहीं होता है? यदि यह संभव है तो समस्त महाद्वीप कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे तथा समस्त गोलों पर केवल सागरीय क्षेत्रों का ही साम्राज्य होगा। इस तरह यह सिद्धांत समस्त तरंगों के विषय में गलत विवरण उपस्थित करता है। छठा, आरोही तरंगें क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्षैतिज रूप में न चलकर ऊपर भी चल सकती हैं। ऐसी स्थिति में वेगवती तरंगें भूतल को तोड़कर भयंकर विस्फोट से धरातल पर ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देगी, न कि तनाव द्वारा सागर का निर्माण करेगा। तो ये आपका जे स्टीयर्स द्वारा आलोचना था। अब हम देख लेते हैं इनके सिद्धांत द्वारा। प्रथम अवस्था में इन्होंने बताया भूसन्नति, ठीक है। तो यहाँ भूसन्नति का निर्माण हुआ है, गति में क्रमशः वृद्धि होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोल्ड वार्म, वेरी कोल्ड ऑफ कोल्ड हॉट, तो ये एक चट्टान है, तो ये भूसन्नति धरातल में, ठीक है। और ये प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था में इन्होंने बताया था बलन का निर्माण होता है, तो इसमें गति बहुत तीव्र होती है। तृतीय अवस्था में इन्होंने बताया था कि यहाँ पर पर्वत का निर्माण हो जाता है, ठीक है। भूपटल के नीचे संवहनी तरंगों की क्रमिक अवस्थाओं तथा पर्वत निर्माण का प्रदर्शन। तो इन्होंने यही बताया कि प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया, तृतीय अवस्था भी बता दिया। तो यही टोटल होम्स का संवहनी तरंग का सिद्धांत था, और ये बहुत कन्फ्यूजन धारक सिद्धांत है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये मैं बहुत कठिन से, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके किताबों से एकत्रित करके इसको लिखा हूँ। आप लोग वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। और अगर हो सके तो मैं इस पर हो सके तो वीडियो बनाऊँ और डिटेल में मैं और शब्द को और आसानी से समझाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम अगला सिद्धांत पर्वत निर्माण का।